How are you? Welcome back to another class of business environment. Last class we discussed what is privatizations. Now we are going to discuss globalizations. The meaning of globalization in हिंदी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को हम विश्व का बाजारीकरण के नाम से भी जानते हैं। जब वैश्वीकरण की नीति आई तो वैश्वीकरण के नीति के माध्यम से बहुत सारी एमएनसीज कंपनी है, जिसे हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती हैं जिनका कॉरपोरेट हेड ऑफिस हॉस्ट कंट्री में होता है, होम कंट्री में होता है, और बिजनेस हॉस्ट कंट्री में होता है। या इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट अ कंपनी विच ऑपरेट मोर देन वन कंट्री इज नोन एज मल्टी नेशनल कंपनी। तो वैश्वीकरण के माध्यम से बाहर की जो विदेशी कंपनी थी उन्होंने इंडिया में व्यापार लगाया। वैश्वीकरण के माध्यम से ही एक कंट्री दूसरी कंट्री से रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन कर पाता है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो पाता है। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये तब आई जब मार्केट को वैश्वीकरण कर दिया गया, विश्व में बाजारीकरण कर दिया गया। देखिए ये इसमें दिखा रहा है आपके स्लाइड्स में, ये तो सिटी बैंक, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, नोकिया, these all are came India when after 1991 policies, when privatizations, liberalization, privatization and globalizations take place। अब हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशंस है क्या, क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशंस को। तो ग्लोबलाइजेशंस मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इट मीन्स दैट वैश्वीकरण का अभिप्राय किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण के माध्यम से ही विश्व का बाजारीकरण किया जाता है, जिसके माध्यम से एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है। इसीलिए कह रहा है ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। In India, the process of globalization pick up with the policy reforms of 1991। इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के तहत ही वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। इट मीन्स अगर हम बात करते हैं इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसे किसी देश की और अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। Globalization refers to growing economic interdependence among countries in the world with regard to technology, capital, information, goods and services। Globalizations के माध्यम से ही इकोनॉमिक ग्रो करती है और एक अर्थव्यवस्था दूसरे की अर्थव्यवस्था पे डिपेंडेंट हो जाती है, क्योंकि जब वैश्वीकरण की नीति आई तो एक देश दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पे डिपेंड हुआ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन टर्म्स ऑफ गुड्स। ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स। ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से फ्रीली मूवमेंट हो सका कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स व्हेन वी टॉक अबाउट द गुड्स विच इज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सच एज मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, टूल्स, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी कैपिटल गुड्स में आती है। तो ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से ही कैपिटल गुड्स फ्रीली मूव कर सके। टेक्नोलॉजी, आइडिया, पीपल एंड ग्लोबलाइजेशन दैट omit द लास्ट वन इज पार्शियल एंड नॉट सस्टेनेबल। ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से एक अर्थव्यवस्था का दूसरी अर्थव्यवस्था के संग जुड़ना संभव हो पाया। तब वैश्वीकरण के माध्यम से ही चहुमुखी विकास पॉसिबल हो पाया एक देश से दूसरी कंट्री। दूसरी चीज़, वैश्वीकरण का संबंध मुख्यतः विश्व बाजारीकरण से लगाया जाता है, जो व्यापार अवसरों के विस्तार का घोतक है। तो जो वैश्वीकरण है उसका जो अर्थ है वो विश्व के बाजारीकरण से
किया जाता है जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ती है, या अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। ग्लोबलाइजेशंस अकॉर्डिंग टू आईएमएफ ने क्या कहा ग्लोबलाइजेशंस के लिए? द ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्री वर्ल्ड वाइड थ्रू इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड वैरायटी ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज। जो इकोनॉमिक जब ग्रो होने लगी तो एक अर्थव्यवस्था, एक कंट्री की अर्थव्यवस्था विश्व पे दूसरी कंट्री की अर्थव्यवस्था पे डिपेंडेंट हो गई, और बड़े पैमाने पर क्रॉस बाउंड्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच ट्रांजेक्शन्स का लेन देन होने लगा, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होने लगा। इंटरनेशनल कैपिटल कैश इनफ्लो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी का निर्माण हुआ। थ्रू द मोर रैपिड एंड वाइडस्प्रेड डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही एक देश दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि एक देश दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को तकनीक बेचने का काम भी करने लगा वैश्वीकरण के माध्यम से। नाउ फीचर्स, ओपनिंग एंड प्लानिंग टू एक्सपेंड बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से नए अवसरों का सृजन हुआ, जिसके माध्यम से बिजनेस फैलने लगा विश्व में। तो हम ये कह सकते हैं विश्व में जो कंपनीज थी उनका बाजारीकरण होने लगा। इरेजिंग द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट, जो डिफरेंस था डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट का वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, हम किसी भी कंट्री से खरीद सकते थे और किसी भी कंट्री से को बेच सकते थे वैश्वीकरण के बाद। लोकेटिंग द प्रोडक्शन एंड अदर फिजिकल फैसिलिटी ऑन कंसिडरेशन ऑफ ग्लोबल बिजनेस डायनामिक रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनल कंट्रीशन। ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से ही एक कंट्री, एक देश का बिजनेसमैन दूसरे देश में अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगा सकता था, जिसके माध्यम से वो अपने बिजनेस का वैश्वीकरण कर सकता था। ग्लोबलाइजेशन सोर्सिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रॉ मटेरियल component machinery technology. Through the globalizations, a businessman can outsource raw material as well as machinery technology to obtain the best source anywhere in the world. वैश्वीकरण के माध्यम से ही एक बिजनेसमैन के पास ऑप्शन आया कि वो देश के किसी भी क्षेत्र से तकनीक ला सकता है, कैपिटल गुड्स खरीद सकता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। ग्लोबल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट कल्चर, वैश्विक स्तर पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बढ़ाया मिला, और वी फाइंड इन अ कंट्री दैट इन एमएनसीज कंपनी मोस्ट कल्चर वी फाइंड इट। जो बाहर की जितनी कंपनी थी उस कंपनीज में बड़े पैमाने पर हमें डिफरेंट कल्चर के लोगों को वर्क करते हुए देखने को मिला। ये भी तभी पॉसिबल पाया जब वैश्वीकरण आया। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑन मार्केटिंग, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होने लगा और बड़े पैमाने पर मार्केटिंग होने लगी। कंपनीज बड़े पैमाने पे अपने प्रोडक्ट को बाहर भी मार्केट करने लगी। इंटरलिंकिंग द बिजनेस एक्टिविटीज़, थ्रू द ग्लोबलाइजेशंस अ बिजनेस कैन इंटरलिंक विद ईच अदर, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के संग लिंक बन गया। 4 पैरामीटर ऑफ ग्लोबलाइजेशन से बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वैश्वीकरण की। तो पहला है रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर टू परमिट फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल फ्रंटियर। जो ट्रेड बैरियर थे वो कम होने लगे और गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो था वो फ्रीली मूव होने लगा एक कंट्री की बाउंड्री से दूसरी कंट्री की बाउंड्री तक। क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट इन विच फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल कैन टेक प्लेस, इन्वायरमेंट का सृजन होने लगा और व्यावसायिक वातावरण के माध्यम से जो गुड्स था, जो कैपिटल थी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लगी। क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट परमिटिंग द फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट को इस तरीके से बनाया गया ताकि जो टेक्नोलॉजी है वो फ्रीली मूव कर सके एक देश से दूसरे देश, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक।
नेक्स्ट बात करते हैं क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट इन विच फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर कैन टेक प्लेस। एक ऐसे निर्माण का सृजन किया गया वैश्वीकरण के माध्यम से जिसके कारण जो लेबर्स है, जो मजदूर है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे या एक देश से दूसरे देश तक काम करने के लिए वो जा सके। ये तभी पॉसिबल हुआ जब वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया भारत के द्वारा। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, क्या प्रभाव पड़े वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पे, इसकी बात कर लेते हैं। दीज पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारे पॉइंट आपको कंसिडर करने पड़ेंगे अगर ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो पहला है इंडियन फॉरेन करेंसी रिजर्व वेयर $141 बिलियन इन 2005 फ्रॉम $1 बिलियन इन 1991। बिफोर ग्लोबलाइजेशन जो फॉरेन करेंसी रिजर्व था वो था हमारा 1 बिलियन 1991 में, लेकिन जब वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई तो वो बढ़ के $141 बिलियन हो गया 2005 में। इंडियन शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड रोज 0.86 इन 2003 फ्रॉम 0.53 इन 1991। जो इंडिया का शेयर था अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे वो मात्र 0.86 था, 0.53 था सॉरी इन 1991 में, जो कि बढ़ के हमारा 0.86 हुआ 2003 में। एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट हैज़ बीन 10% per annum during 1992 and 2004. आफ्टर लिबरलाइजेशंस, आफ्टर प्राइवेटाइजेशंस, एवरेज जो ग्रोथ रेट था एक्सपोर्ट का वो भी बढ़ के 10% पर एनम हो गया 1992 से 2004 तक। तो दीज आर दी पॉजिटिव इफेक्ट थ्रू दी ग्लोबलाइजेशंस वेयर द इकोनॉमी आर ग्रोइंग। ग्लोबलाइजेशंस के कारण ही भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार देखने के लिए मिले और भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में विदेशी विनिमय बढ़ा और फॉरेन रिजर्व भी बढ़ा। करंट अकाउंट सरप्लस वाज बिटवीन 0.7 एंड 1.08% ऑफ जीडीपी इन 2001 एंड 2003। जो करंट अकाउंट सरप्लस था वो 0.7 से 1.08% हो गया 2001 से लेकर 2003 तक विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशंस। एक्सटर्नल डेप्ट इज ग्रोइंग बाय लेस देन $3 बिलियन पर ईयर एज कम्पेयर टू द अर्ली फिगर ऑफ 8 बिलियन। जो पहले हमारा डेप्ट था, जो हम पहले बाहर की कंट्रीज से जो लोन लेते थे वो हमारा था 8 बिलियन पर $8 बिलियन पर ईयर डॉलर भारत लोन लेता था। लेकिन वैश्वीकरण के बाद जब भारत का बाजार का वैश्वीकरण हुआ तो ये घट के आपका $3 बिलियन पर ईयर हो गया। तो भारत 8 से सीधे $3 बिलियन पर ईयर लेने लगा। तो $5 बिलियन पर डॉलर का रिडक्शन आया ग्लोबलाइजेशन के बाद। बात कर लेते हैं एडवांटेज। इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड with the globalization as a result of foreign trade policy adopted in the wake of globalization, India in the world trade increases। जैसे ही भारत ने वैश्वीकरण नीति को अपनाया तो भारत का जो व्यापार था, विदेशी व्यापार, वो बढ़ने लगा। भारत भी अपनी अर्थव्यवस्था में जाना जाने लगा और बड़े हद तक भारत ने भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट as a consequence of globalization, there consideration increases in foreign direct investment. With the globalizations, many MNCs company invest in India, and with that, the shares of foreign reserve will be increased। बड़े पैमाने पे बाहर की MNCs कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, जिसके माध्यम से जो फॉरेन रिजर्व था, विदेशी जो निवेश था, वो भी इंडिया में बढ़ गया। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट का विस्तृतीकरण हो गया, मार्केट फैलने लगा ग्लोबलाइजेशंस के कारण। सो ग्लोबलाइजेशंस के कारण मार्केट बड़े पैमाने पर फैला एंड इंडियन बिजनेसमैन हैव एक्सपेंड देयर बिजनेस यूनिट आउटसाइड द नेशन एज वेल एज। ग्लोबलाइजेशंस के माध्यम से ही भारत के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने बाहर भी इन्वेस्टमेंट किया। ये तभी पॉसिबल हुआ जब वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया। Technological development with the globalizations we integrate the world technology।
वैश्वीकरण के माध्यम से ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी को अपनाया, जिसके माध्यम से हमारा जो प्रोडक्ट थे वो सुपीरियर और क्वालिटी वाले बनने लगे। फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स विद द ग्लोबलाइजेशंस वी import the technology as well as we can import the latest machinery so that we can increase our productivity and we can also improve our the productions. Increase in industrializations, आधुनिकीकरण हुआ, बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की क्रांति आई। जब वैश्वीकरण का युग आया, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया। वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ यामा, निशान। These all are the MNCs company who invest in India, and current period we can take the example of Samsung. Samsung has set up the plant in Noida. So with the globalizations, these company take the initiative and they invest a huge amount of investment in India. Next, इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोडक्शंस बढ़ने लगा, जिसके कारण जो प्रोडक्ट था उसकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आने लगा। कॉमोडिटी एट लोअर प्राइस विद हाई क्वालिटी, कम प्राइस पे हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलने पर लगा जब बाज़ार का वैश्वीकरण हुआ, क्योंकि वैश्वीकरण के माध्यम से ही बाहर की विदेशी कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया एंड दे हैव गिवन द प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस एंड they also provide the quality product. Increase in job and incomes, with the globalizations a number of employment opportunity can be created and income as well as balance human development, मानव का संतुलित विकास पॉसिबल हुआ ग्लोबलाइजेशंस के माध्यम से, क्योंकि बड़े पैमाने पर बाहर की कंपनीज ने जब इन्वेस्टमेंट किया, दे एम्प्लॉयड द लोकल पीपल and they also provided them the training so that the balanced development can be possible of human. Disadvantage, loss of domestic industries, जो डोमेस्टिक कंपनीज थी इंडिया की, उनका धीरे धीरे अस्तित्व ख़त्म होने लगा वैश्वीकरण की नीति के बाद, क्योंकि उसी प्राइस पे, सेम प्राइस पे जो बाहर की जो कंपनीज थी, मल्टीनेशनल कंपनी, उन्होंने अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देने लगा, जिस कारण जो हमारा देसी बाजार था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। एक्सप्लॉइट ह्यूमन रिसोर्सेज, द एमएनसीज कंपनी एक्सप्लॉइट द ह्यूमन रिसोर्सेज, दे टेक मोर वर्क एंड दे पे लेस टू मिडिल एम्प्लॉयज़। डिक्लाइन इन इनकम, जो इनकम थी आय वो घटने लगी जब बाहर की कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया। द लोकल पीपल हु हैव देयर ओन बिजनेस दे टोटली स्पॉइल। ट्रांसफ़र ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक क्षेत्र से दूसरे देश में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका ट्रांसफ़र होने लगा, दैट इज़ द साइन ऑफ डिसएडवांटेज, बिकॉज द डोमेस्टिक कंपनीज डिज नॉट गेट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो this is also the disadvantage, because mostly MNCs company transfer the natural resources outside the nations, and where they are doing the business the nations have a lack of resources. वाइडनिंग गैप बिटवीन रिच और पुअर, बड़े पैमाने पे डिफरेंस आ गया गरीब और अमीर के बीच, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनी थी दे बेसिकली फोकस दी हाई क्लास ऑफ customers, they did not target the basic need of the general customers. That's why there is a difference of the poor and rich. Dominance of foreign institutions, the MNCs company dominate the foreign institutions, they did not consider the domestic company. That's why the with the globalizations this become the disadvantage. Unemployment, a huge amount of unemployment also created, because when a MNC company settle their plant, when a MNC's company establish their plant, they call the employee outside the nations, they employ the high skills employee, and that's why the employee who do not have a better skills, they are not going to employ. In that conditions the unemployment condition can be increases, because they are
prefer to take employee outside the nations. Thank you, class. Wherever you having a doubt, you can ask me. Thursday 11 to 11:40 class from economic policy. We have completed liberalization, privatization and globalizations. Thank you once again.